आगे सुनेंगे, मृदा की वायु बड़े कणों के मध्य में अधिक अमाउंट में जबकि छोटे कणों के मध्य में कम अमाउंट में पाई जाती है। इसके अलावा मृदा की कणों के मध्य जो वायु संचित है यह वायु वातावरण के विपरीत कंपोजिशन में होती है। वातावरण में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर ऑक्सीजन होता है, जबकि मृदा के कणों के मध्य उपस्थित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अधिक होता है जबकि ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। कार्य क्या है मृदा वायु का, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, मृदा की वायु मुख्य रूप से खनिजों के स्थानांतरण व बीजों के अंकुरण में, मृदा की वायु मुख्य रूप से खनिजों के स्थानांतरण व बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। खनिजों के स्थानांतरण व बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। देन हम आ जाएंगे नेक्स्ट, अगली हेडिंग डाल लेंगे ह्यूमस। नेक्स्ट हेडिंग ह्यूमस। पार्टिकलों के मध्य में, मृदा के कणों के मध्य में कुछ विशेष प्रकार के अकार्बनिक भाग पाए जाते हैं। ये अकार्बनिक भाग मृदा के कणों के मध्य मिलकर मृदा की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। दोबारा कान खोलकर सुनेंगे, मृदा के कणों के मध्य उपस्थित वे अकार्बनिक भाग जो मृदा के कणों के साथ मिलकर मृदा के कणों के उपजाऊ क्षमता को ग्रोथ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इन्हें ह्यूमस कहा जाता है। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ह्यूमस कैसे बनता है। सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ह्यूमस का मतलब हुआ, ठीक है, आपने जिसे देसी खाद या मैन्युअर के रूप में सुना है, दिस इज द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमस, यही ह्यूमस है। तो ह्यूमस का फॉर्मेशन ऑर्गेनिक मटेरियल के इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलने के कारण होता है, यानी कार्बनिक पदार्थ के इनऑर्गेनिक यानी मुख्य रूप से अकार्बनिक रूप में बदलने के कारण होता है। अब ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होगा, हम मान लेते हैं प्लांट की पत्ती, पौधों की पत्तियां, पौधों के तने या पौधों के जड़, यानी पौधों की अगर मैं बात करूं, अभी एनिमल्स को नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, तो पौधों की पत्ती, तना और जड़। जब कोई प्लांट विकसित होता है यानी बडिंग स्टेज, कल्पना करें पहले सीड शो किया गया, जर्मिनेट हुई, नया पौधा बना, पौधे से अगर वह वृक्ष वाला पौधा है तो आकार में बड़ा हुआ, देन वह वृक्ष बना। इसके बाद क्या होता है, पत्ती निर्मित हुई, पत्ती का भी एक लाइफ स्पैन है, लाइफ टाइम है, वो कंप्लीट करने के बाद पत्ती मृदा पर गिरी और फिर सूखकर अपघटित होना शुरू हो गई। इसी प्रकार तना और जड़ का भी एक निश्चित जीवन काल होता है, देन वह उसके बाद मृदा के भागों में आकर वो अपघटित होने लगते हैं। इसी अपघटन की प्रक्रिया या इसी डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। यानी पत्ती में क्या है, पत्ती में कार्बोहाइड्रेट होगा सेलुलोज के रूप में, या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो सकता है, या अदर कार्बनिक पदार्थ होगा। जड़ तने में भी यही भाग होगा। जब इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपघटित होंगे और इनऑर्गेनिक में बदल जाएंगे। अब अपघटन क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित सूक्ष्म जीव अपनी ऊर्जा को निकालने के लिए जब कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं, बदलते हैं, किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक भाग में, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। इन्होंने यह प्रक्रिया क्यों की, मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया यानी जीवाणु अपघटन करता है तो पत्ती, तने, जड़ को सड़ाकर मृदा के कणों में मिला देता है, जो अकार्बनिक फॉर्म बदल जाता है, यही प्रक्रिया अपघटन है। अब बैक्टीरिया ने यह कार्य क्यों किया, क्योंकि बैक्टीरिया को स्वयं पोषण चाहिए, जिसके कारण वो कार्बनिक को किस में बदल रहा है, अकार्बनिक में। आगे देखें, जब यही अकार्बनिक पदार्थ सॉइल के साथ मिल जाए यानी मृदा के कणों के साथ मिल जाए तो द फॉर्म द ह्यूमस, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ह्यूमस की परिभाषा कैसे बन रही है, कार्बनिक पदार्थों को अपघटन प्रक्रिया द्वारा कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से जब अकार्बनिक पदार्थों में बदला जाए तथा
यह अकार्बनिक पदार्थ मृदा की कणों के साथ मिश्रित हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने प्लांट का एग्जांपल दिए हैं। अगर हम किसी एनिमल की बात करें, हम मनुष्य की बात करें, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी सूअर इत्यादि की बात करें, तो ये सभी एनिमल्स अपनी लाइफ स्पेन को पूरा करके मृत हो जाते हैं और मरने के बाद इन्हें भी डिकम्पोज करके किसी न किसी अवस्था में नॉन ऑर्गेनिक फॉर्म में सॉइल पार्टिकल्स के अंदर यानी मृदा के कणों के अंदर मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया भी अपघटन है। एक एग्जांपल सुनेंगे। हम सभी घर से आ रहे थे तो घर से आने के दौरान ये देखे कि रास्ते में सड़क के किनारे कुत्ता मर गए हैं। हम डेली आते जाते रहे और 15 दिनों के बाद देखते हैं, 20 दिनों या 25 दिनों के बाद, कि कुत्ता उस सड़क के किनारे पड़ा रहता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब कुत्ता कौन उठा ले गया? नगर पालिका के कर्मचारी नहीं। कौन उठा ले जाता है? बैक्टीरिया उठा ले जाते हैं। यानी बैक्टीरिया वहां पर ग्रो किए, कुत्ते की बॉडी में जितना फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट था उसे अकार्बनिक में बदल दिए। देन कुत्ते के डेड बॉडी पार्ट्स को मृदा के कणों के मध्य मिला दिया गया। अब मृदा के कणों के मध्य जो भाग बना है उसमें मृदा की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, उर्वरता बढ़ जाएगी। दिस इज नोन एज द ह्यूमस। उसी को हम क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे। तो लिखना शुरू करें इसके बारे में, ह्यूमस क्या है। लिखें, पृथ्वी पर उपस्थित जंतु व पादप। पृथ्वी पर उपस्थित जंतु व पादप, पृथ्वी पर उपस्थित जंतु व पादप अपने जीवन चक्र को पूर्ण करके, जंतु व पादप अपने जीवन चक्र को पूर्ण करके, जीवन चक्र को पूर्ण करके मृत अवस्था में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। पूर्ण करके मृत अवस्था में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। पूर्णविराम करके लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन प्रक्रिया में, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में बदल दिया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में बदल दिया जाता है। कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में बदल दिया जाता है, जिसके कारण मृदा के कणों के मध्य, जिसके कारण मृदा के कणों के मध्य कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है। अब लाइन छोड़कर इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, पेड़ पौधों तथा जंतुओं के मृत भाग से, पेड़ पौधों तथा जंतुओं के मृत भाग से, जंतुओं के मृत भाग से अपघटित किए हुए अकार्बनिक पदार्थ, जंतुओं के मृत भाग से अपघटित किए गए अकार्बनिक पदार्थ व मृदा के कणों का संगठन ह्यूमस कहलाता है। अकार्बनिक पदार्थ व मृदा के कणों का संगठन ह्यूमस कहलाता है। मृदा के कणों का संगठन ह्यूमस कहलाता है। विराम करके इन्वर्टेड कामा बंद कर लेंगे। लास्ट में मैंने परिभाषा ह्यूमस की लिखाई है, दोबारा सुनेंगे। ह्यूमस क्या है? कुछ भी नहीं है,
पृथ्वी पर उपस्थित जो भी पादप या जंतु का जन्म होता है, निर्माण होता है, वह अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जीवन चक्र पूर्ण करते ही वह मृत अवस्था में बदल जाता है। इसके बाद में उसकी बॉडी पार्ट्स में अगर हम प्लांट की बात करें, तना, पत्ती, जड़ होगा, और या किसी एनिमल्स की बात करें तो पूरी बॉडी पार्ट्स होगा। इस बॉडी पार्ट्स में जितना कार्बनिक पदार्थ है, इसे सूक्ष्म जीव अकार्बनिक में बदल देते हैं। जैसे ही वो अकार्बनिक में बदलते हैं, डीकम्पोजिशन या अपघटन की प्रक्रिया से मृदा के कणों के मध्य कुछ विशेष पदार्थों का निर्माण हो जाता है, और ये मृदा के कण विशेष प्रकार के फर्टाइल हो जाते हैं, उर्वरक शक्ति वाले हो जाते हैं। वह उर्वरक शक्ति वाले कणों के साथ पदार्थ को क्या कहा गया है? ह्यूमस कहा गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से, ह्यूमस में मुख्य रूप से खनिज तत्व, वसा, ह्यूमस में मुख्य रूप से खनिज तत्व, वसा, खनिज तत्व, वसा तथा अन्य उपयोगी पदार्थ उपस्थित होते हैं। खनिज तत्व, वसा तथा अन्य उपयोगी पदार्थ उपस्थित होते हैं। अन्य उपयोगी पदार्थ उपस्थित होते हैं जिनसे पादपों की वृद्धि में सहायता मिलती है। जिनसे पादपों की वृद्धि में सहायता मिलती है। ठीक है, तो दिस इज द ह्यूमस। नंबर्स 2 नंबर्स में क्वेश्चन 3 साल पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस का महत्व बताइए। आप आज के दिन में कह सकते हैं, किसी को नहीं कहते हैं। 2 नंबर दे दीजिए। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में सॉइल के कणों के मध्य बनाया गया अपघटन प्रक्रिया से नया पदार्थ जिसमें उर्वरक शक्ति या उर्वरक क्षमता डेवलप हो जाती है, क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस के फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए प्लांट और एनिमल्स दोनों के बॉडी पार्ट्स का डीकम्पोजिशन होना जरूरी होता है, और वह कणों के मध्य एक रेशियो में मिल जाता है। ह्यूमस में माइक्रो एलिमेंट यानी लघु तत्व, माइक्रो एलिमेंट यानी सूक्ष्म तत्व, मैक्रो एलिमेंट यानी लघु तत्व तथा अन्य उपयोगी वसा या अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, जिनसे ह्यूमस के सॉइल में पड़ते ही प्लांट की ग्रोथ तेजी से होने लगती है, जिसमें नाइट्रोजन या अन्य उपयोगी पदार्थ भी होता है। दिस इज द ह्यूमस। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, मृदा संसस्तर। और पृथ्वी का जो शेप है वो सभी जानते हैं, राउंडेड शेप है। तो अब हम पृथ्वी के पूरे हिस्से पर नहीं रहते, ग्राफ ये नहीं प्रदर्शित कर रहे। हम मान लेते हैं पृथ्वी के यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम 5 किलोमीटर एरिया को ले लें, और इस 5 किलोमीटर एरिया को अगर हम यहाँ से यहाँ तक काट दें, और काटने के बाद फिर हम इसे साइड से देखते हैं। समझ पा रहे हो? हम मान लीजिए 5 किलोमीटर एरिया के यानी या अर्थ सरफेस को पहले काटते हैं, बगल से, दोनों बगल से काट देते हैं। मेरे देखे, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, सीधा जाइए। कहाँ जाना है? यहाँ से कर्नेलगंज तक चले जाते हैं। फिर कर्नेलगंज वाले इंड को काट देते हैं और चौरी चौराहा वाले इंड को काट देते हैं। कहाँ तक काटते चले जाते हैं? जितने किलोमीटर तक पृथ्वी नीचे की तरफ फैली हुई है। इतनी बात समझ में कितने लोग इमेज कर पाए? देन हम अब इसे इधर से ये किलोमीटर आपका 5 है, इसको हमें नहीं देखना है। ठीक है, हम अब इसके निचले हिस्से में साइड में जाकर देखते हैं, तो हमें अलग अलग हॉरिजॉन मिलेंगे। दिस इज नोन एज द सॉइल प्रोफाइल। इसे हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। इमेजिंग हुई? कितने लोग समझ पाए? तो हम सॉइल प्रोफाइल में पढ़ने जा रहे हैं कि मृदा के आंतरिक भाग में कितने स्तर पाए जाते हैं, इन स्तरों में मृदा कैसे होती है, और प्रत्येक स्तर का कार्य क्या है। ठीक है, तो 2 लाइन लिखकर डायग्राम क्लियर करेंगे और फिर हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, मृदा के आंतरिक भाग में मृदा संसस्तर निर्मित होता है। मृदा के आंतरिक भाग में मृदा संसस्तर निर्मित होता है। मृदा संसस्तर निर्मित होता है जिनमें अनेक संसस्तर पाए जाते हैं। जिनमें अनेक संसस्तर पाए जाते हैं। अनेक संसस्तर पाए जाते हैं जिनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है।
जिनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पांचों के नाम लिख लेंगे डैश करके। फर्स्ट लिखे नंबर 1 संशस्तर ओ, हॉरिजॉन ओ, संशस्तर ओ या हॉरिजॉन ओ। दूसरा लिखेंगे संशस्तर ए या हॉरिजॉन ए। तीसरा लिखेंगे संशस्तर बी या हॉरिजॉन बी। संशस्तर बी या हॉरिजॉन बी। देन लिखेंगे संशस्तर सी, हॉरिजॉन सी। लास्ट लिखेंगे संशस्तर आर या हॉरिजॉन आर। कैसे याद करें? आपको यहाँ पर अल्फाबेटिकली समझ में नहीं आ रहा है तो ABC लाइन से है और ऊपर क्या याद करना है O और नीचे क्या याद करना है R, यानी ABC को O और R के बीच में दबा दिया गया है। क्लियर? O मतलब फर्स्ट हॉरिजॉन, ABC मतलब कंटिन्यू एंड R इज लास्ट हॉरिजॉन। इस प्रकार जो ये मृदा का प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल, ये 5 हॉरिजॉन में बांटा है। पहले क्या होगा O, क्लियर? देन क्या होगा A, देन क्या होगा B, देन क्या होगा C, देन क्या होगा R होगा। और O भी 2 भागों में अभी बढ़ जाएगा जिसे हम O1 कहेंगे और O2 कहेंगे। क्लियर? इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट हम इन सब संशस्त्रों के बारे में जानने से पहले डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। तो देन डायग्राम बनाएंगे। मृदा परिच्छेदिका की संरचना को देखें तो कितने हॉरिजॉन में बटा होगा? जोर से बोले। 5 हॉरिजॉन। एक बार और बोलेंगे कितने हॉरिजॉन में? 5 हॉरिजॉन। पहला हॉरिजॉन कौन सा होगा? ओ। दूसरा A, तीसरा B, चौथा C और पांचवा R। क्लियर? इस प्रकार O, A, B, C एंड R। इट इज द 5 हॉरिजॉन्स जिसे हिंदी में संशस्तर कहते हैं। इन 5 हॉरिजॉनों में मृदा की परिच्छेदिका का हिस्सा बटा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे, ये मेरा सेगमेंट देखें जहां एक ब्लैक लाइनिंग की गई है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट हॉरिजॉन एंड द फर्स्ट हॉरिजॉन इज O। क्लियर? कौन सा होगा? O होगा। दूसरा कौन सा है? ये A होगा। तीसरा ये कौन सा है? B। चौथा ये कौन सा है? पांचवा ये कौन सा है? R है। क्लियर? इधर देखें, पहला हॉरिजॉन O ये 2 भागों में मिलकर बना है। मैंने 2 डार्क कलर्स बना रखे हैं। पहला हॉरिजॉन मैंने ब्लैक कलर का डार्ट बनाया है जो इस मृदा के सबसे ऊपरी परत के रूप में है, जिसे हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन O1। और दूसरा मैंने ग्रीन कलर का बना रखा है जिसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन O2। तो हॉरिजॉन O इज डिवाइडेड ON, O1 और O2। इसके अलावा हॉरिजॉन O में क्या पाया जाएगा, ये क्यों विशेष है? आप कल्पना करें, मृदा के जितने भी प्लांट पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं उनका मैक्सिमम प्लांट का हिस्सा रूट्स का टेप रूट वाला था, टर्सरी रूट्स को छोड़कर हॉरिजॉन O में ही पाया जाता है। इसके अलावा हॉरिजॉन O में बहुत सारे निमेटोड्स, आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स और मोलस्का संघ के जीव, ये सभी जीव इनमें पोर्स या बिल बनाकर भी रहते हैं। आप कल्पना करें, पृथ्वी के अधिकतर कीट बिलों में रहते हैं और वह बिल हॉरिजॉन O और O1 और O2 में डेवलप होता है। तो देखें, कंप्लीटली डिकम्पोज, यहाँ पर आपने देखा है या तो पूर्ण अपघटित पदार्थ, अभी मैंने ह्यूमस आपको पढ़ाया, यानी पूर्ण कार्बनिक से अकार्बनिक में बदला गया पदार्थ पाया जाएगा। लाइक पत्ती सड़ गई है और खाद बन गई है, जिसे हम डीकम्पोज मटेरियल कहेंगे। कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली या इत्यादि जानवर मृत अवस्था के बाद सड़ गए हैं तो वह इसी स्टेज में, इसी अवस्था में पाया जाएगा। इसके अलावा अनडीकम्पोज पार्ट, आप कल्पना करें, हमने पेड़ पौधों के तने, पत्ती, जड़ को इकट्ठा कर दिया परंतु वह डीकम्पोज नहीं हुआ है, यह भाग भी इसी हॉरिजॉन में पाया जाएगा। दोबारा सुनेंगे, हॉरिजॉन O 2 भागों से मिलकर बना होगा। दोनों को अभी अलग अलग क्लियर करेंगे। पहले को O1 कहेंगे और दूसरे को O2 कहेंगे। इस भाग में अधिकतर पादपों की प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स पाई जाती है, जड़ें पाई जाती हैं। ज्यादातर निमेटोड, आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड और मोलस्का संघ के जीव पाए जाते हैं। साथ में इस भाग में अपघटित और अनपघटित पादपों तथा जंतुओं का भाग भी पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। इसके नीचे दूसरा हॉरिजॉन कौन सा होगा? हॉरिजॉन A। क्लियर? इस हॉरिजॉन की विशेषता क्या है? रिच बाय मिनरल्स,
जो कुछ भी डिकम्पोज मैटर आता है वह इस मृदा के कणों के मध्य में अवस्था में आकर रुक जाता है। कणों के मध्य मिलकर वह रिच बाय मिनरल्स यानी यह भाग मुख्य रूप से खनिजों से युक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? खनिजों से युक्त। जो 11 एलिमेंट पादपों के लिए आवश्यक हैं, माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट, वो आकर हॉरिजॉन ए में ही कलेक्ट हो जाते हैं, जहां पर सॉल्युबल मिनरल्स यानी घुलनशील खनिज भी पाया जाता है। इसलिए पादपों की दृष्टि से हॉरिजॉन ए एक महत्वपूर्ण हॉरिजॉन बन जाता है, क्योंकि पादप तभी विकसित होंगे जब उनको खनिज पदार्थ मिलेगा, और खनिज यहाँ निर्मित होने के बाद कहाँ इकट्ठा होता है? हॉरिजॉन ए में इकट्ठा होता है। इसके नीचे जो हॉरिजॉन होगा उसे क्या कहेंगे? जोर से बोले, क्या कहेंगे? हॉरिजॉन बी कहेंगे। मैं पहले से कम सुनता हूँ, टोपी भी लगा लिया हूँ, तो आवाज तेज से बोले। कौन सा हॉरिजॉन होगा? एक बार और, कौन सा होगा? होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? हॉरिजॉन बी के अंदर केवल ऑक्साइड पाए जाते हैं। अब वह ऑक्साइड लोहा का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, और एल्युमिनियम का भी हो सकता है। यानी हॉरिजॉन बी में प्रेजेंट द ऑक्साइड ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड क्ले सॉइल। और इसमें जो मृदा पाई जाएगी वह चिकनी मृदा यानी छोटे छोटे कणों वाली मृदा पाई जाती है। तो बी क्या है? दोबारा सुने। हॉरिजॉन बी, संशस्त्र बी एक भाग है जहां पर विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड जैसे तांबा, एल्युमिनियम और कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड, वह कुछ भाग यानी मैक्सिमम हिस्सा जो होगा वह चिकनी मृदा का निर्मित होता है। देन उसके नीचे कौन सा हॉरिजॉन? सी पाया जाएगा। कौन सा? हॉरिजॉन सी, जिसकी दो विशेषता है। पहला, कुछ भाग पार्शियली ब्रेक रॉक्स होता है। मैंने यहाँ दो प्रकार से दिखा रखा है। इतना हिस्सा देखें जो ऊपर दिखा रहे हैं, इस भाग में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ चट्टानें टूट गई हैं, ब्रेक हो चुकी हैं और कण में बदल गई हैं, जबकि इसके अलावा निचला हिस्सा दिखाया जा रहा है जहां पर अभी चट्टानें निर्मित है। यानी हॉरिजॉन सी में पार्शियली ब्रेक रॉक्स प्लस मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कुछ अनअपघटित चट्टानों का हिस्सा और कुछ खनिज पदार्थ साथ में पाए जाते हैं। लास्ट हॉरिजॉन देखेंगे, हॉरिजॉन आर। इस हॉरिजॉन में मेनली हार्ड रॉक्स, एक कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि ना तो खनिज, ना तो जल, ना तो कुछ अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। यानी लास्ट का जो हॉरिजॉन है वह केवल कठोर चट्टानों के रूप में बना है, जबकि अन्य कोई भाग नहीं पाया जाता है। हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। सबसे नीचे कौन सा भाग है? जोर से बोले। और इसमें किस प्रकार की संरचना है? केवल चट्टान, केवल कठोर भाग। दूसरा हॉरिजॉन कौन सा है? सी। इसमें कैसी संरचना पाई जाएगी? कुछ टूटी हुई चट्टानें और मिनरल्स पाए जाएंगे। इसके ऊपर कौन सा हॉरिजॉन? बी पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? ऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड जैसे आयरन, एल्युमिनियम और तांबे के ऑक्साइड। इसके ऊपर कौन सा हॉरिजॉन? ए पाया जाएगा। और ये रिच बाई मिनरल्स, मिनरल्स रिच होता है क्योंकि इसके ऊपर वाला हॉरिजॉन अपघटित और अनअपघटित पदार्थों को नीचे की तरफ ट्रांसफर करता रहता है, तो यहाँ पर अधिकतम खनिज पाए जाते हैं। देन इसके ऊपर कौन सा पाया जाएगा? वो हॉरिजॉन, जिसके अंदर अपघटित और अनअपघटित पदार्थ पाए जाएंगे और बहुत सारे जीव जंतु व पादपों का ऊपरी भाग, सूट वाला हिस्सा यहीं पर संरक्षित रहेगा। इसके अलावा और देख लेते हैं, हॉरिजॉन ए और ओ मिलकर कौन सा मृदा बनाते हैं? टॉप सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। दोबारा सुनेंगे, हॉरिजॉन ए और ओ मिलकर क्या बनाते हैं? टॉप सॉइल। जबकि हॉरिजॉन बी, सी और आर मिलकर क्या बनाते हैं? सब सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। कितने लोग को समझ में आ गए हैं? 100%। लिखना शुरू करेंगे, फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, हॉरिजॉन, हॉरिजॉन ओ। वीडियो सेगमेंट का टाइम देख कितना हो? 24 चलने दे। देखिए हॉरिजॉन ओ में, हॉरिजॉन ओ या संशस्त्र ओ, हाँ लिखें, संशस्त्र ओ मुख्य रूप से मृदा का सबसे ऊपरी संशस्त्र होता है। मुख्य रूप से मृदा का सबसे ऊपरी संशस्त्र होता है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ए हेडिंग कर लेंगे टेस्ट करके।
हॉरिजॉन A1 ओवन सॉरी O1 हिंदी में लिखेंगे उप स्तर O1, हॉरिजॉन O1 ब्रैकेट में लिखें उप स्तर O1। ये क्या है लिखे डैश करके। इस भाग में पेड़ पौधों की या पादपों की गिरी हुई पत्तियां, पुष्प, फल, तना, पुष्प, फल, तना। इस भाग में पेड़ पौधों की गिरी हुई पत्तियां, पुष्प, फल, तना व जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ व मृत जंतु होते हैं। दोबारा सुनेंगे। इस भाग में पौधों की गिरी हुई पत्तियां, तना, फल व जंतु का उत्सर्जी पदार्थ व मृत जंतु होते हैं। मृत जंतु होते हैं। रुककर सुन लेंगे। हॉरिजॉन ओ में जो कुछ भी पाया जाएगा, पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों के फल, पेड़ों के फूल, पेड़ों के तने या पेड़ों का कोई ऊपरी भाग जो गिरेगा वो हॉरिजॉन ओ में रहेगा। साथ में पृथ्वी के जितने जीव हैं जो एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करेंगे वो हॉरिजॉन O1 में होगा। इसके अलावा इसी भाग में अगर कोई जीव मर जाता है तो वो भी इसी भाग में पाया जाएगा। यानी हॉरिजॉन O1 में पेड़ पौधों के अपघटित होने वाले से पहले भाग और जंतुओं के अपघटित होने वाले से पहले भाग उपस्थित होते हैं। बी हेडिंग डालेंगे सेकंड हॉरिजॉन O2। अब यहाँ पर देखिए, कल्पना करें पेड़ पौधों की पत्ती, तना, फूल, फल आए हैं और जंतुओं का शारीरिक भाग आया है। तो जब यहाँ पर O1 में ये सब उपस्थित है तो ये अपघटित होकर कहाँ आएगा O2 में। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, पेड़ पौधों के या जंतुओं के आंशिक अपघटित भाग पाए जाएंगे। देखिए इस बारे में डैश करके लिखेंगे। हॉरिजॉन O2 में या संसस्तर O2 में मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं जिन्हें अपघटित करके बनाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं जिन्हें अपघटित करके बनाया जाता है। सेकंड हेडिंग डालेंगे हॉरिजॉन ए, संसस्तर ए। संसस्तर ए क्या विशेषता है संसस्तर ए की? रिच बाय मिनरल्स, खनिज पदार्थों से युक्त होगा, जहां पर अधिकतम सॉल्युबल खनिज यानी अवशोषित या घुलनशील मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी भाग में पादपों की टर्सरी रूट विकसित होती है और इसी भाग में पादपों को अधिकतम पोषण मिलता है। फटाफट लिखेंगे इसके बारे में। इस भाग में मुख्य रूप से खनिज पदार्थ उपस्थित होता है जिसमें पादपों की जड़ें विकसित होकर घुलनशील खनिजों को अवशोषित करती हैं। घुलनशील खनिजों को अवशोषित करती हैं। घुलनशील खनिजों को अवशोषित करती हैं। एक पॉइंट यहां रिमार्क में लिखेंगे, घुलनशील खनिजों को अवशोषित करती हैं। रिमार्क में क्या लिखना है कि टोटल सॉइल प्रोफाइल का कौन सा हॉरिजॉन प्लांट के लिए सबसे आवश्यक है, तो कौन सा होगा हॉरिजॉन ए, बिकॉज इस पार्ट में सबसे ज्यादा मिनरल्स और सबसे उपयोगी कैपिलरी वाटर पाया जाता है, जो कल आपको पढ़ाया गया था। कैपिलरी वाटर ही ब्रह्मांड का ऐसा वाटर है जो पेड़ पौधों का रूट हीयर अवशोषित कर सकता है और इसी भाग में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है। तो रिमार्क में या नोट में पॉइंट लिखेंगे, हॉरिजॉन ए इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर all plants because horizon A is most important for all plants because horizon A is rich minerals
क्या सर? Because horizon A is rich minerals and waters. दोबारा सुनेंगे. Horizon A is most important for all plants because horizon A is rich minerals and waters. Rich minerals and waters. Because sir. Because horizon A is rich minerals and waters. हो गया. सी हेडिंग डालेंगे. नेक्स्ट हॉरिजॉन बी, संसस्तर बी. थोड़ा फास्ट लिखें. हॉरिजॉन बी या संसस्तर बी क्या है, लिखे डेस्क करके. यह संसस्तर मुख्य रूप से मृदा के कणों के साथ ऑक्साइडों से निर्मित होता है. यह संसस्तर मुख्य रूप से मृदा के कणों के साथ ऑक्साइडों से निर्मित होता है. ऑक्साइडों से निर्मित होता है जिसमें लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जिसमें लोहा, एल्युमिनियम, तांबा के ऑक्साइड एकत्रित रहते हैं. लोहा, एल्युमिनियम, तांबा के ऑक्साइड एकत्रित रहते हैं. प्रोग्राम करके लिखेंगे. यह संसस्तर अत्यंत गहरे रंग का भी होता है. यह संसस्तर अत्यंत गहरे रंग का भी होता है. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे. अगला ऑलरेडी समझा चुका हूं. बिकॉज इस पार्ट्स में बी में ऑक्साइड ही पाए जाएंगे और वह ऑक्साइड लोहे के रूप में, तांबे के रूप में या फिर एल्युमिनियम के रूप में होंगे. इसके अलावा इन्हीं ऑक्साइडों के साथ जब सॉइल पार्टिकल मिलता है तो उसका कलर डार्क हो जाता है, गहरा हो जाता है. यानी हॉरिजॉन बी वाला हिस्सा अत्यंत गहरा होगा इन कंपेरिजन टू अदर हॉरिजॉन. नेक्स्ट डालेंगे हॉरिजॉन सी या संसस्तर सी. हॉरिजॉन सी या संसस्तर सी लिखे डैश करके. इस भाग में आंशिक रूप से अपघटित चट्टानें, इस भाग में आंशिक रूप से अपघटित चट्टानें व आंशिक खनिज स्तर पाया जाता है. अपघटित चट्टानें व आंशिक खनिज स्तर पाया जाता है. आंशिक खनिज स्तर पाया जाता है. लास्ट हेडिंग डाल देंगे हॉरिजॉन आर. लिखे डैश करके. संसस्तर आर के बारे में. यह मृदा के सबसे आंतरिक भाग में पाया जाने वाला संसस्तर है. यह मृदा के सबसे आंतरिक भाग में पाया जाने वाला संसस्तर है. आंतरिक भाग में पाया जाने वाला संसस्तर है जो अनिपक्षीणीय चट्टानों से बना होता है. जो अनिपक्षीणीय चट्टानों से बना होता है जिनमें केवल कठोर चट्टानें उपस्थित होती हैं. अनिपक्षीणीय चट्टानों से बना होता है जिनमें केवल कठोर चट्टानें उपस्थित होती हैं. जिनमें केवल कठोर चट्टानें उपस्थित होती हैं. ठीक है. एक पॉइंट रिमार्क में लिखेंगे. क्या लिखना है देखें. आपको ये लिखना है कि टॉप सॉइल का फॉर्मेशन दो हॉरिजॉन से होता है, ओ तथा ए, और सब सॉइल का फॉर्मेशन तीन हॉरिजॉन से होता है, बी, सी तथा आर. तो रिमार्क में लिखेंगे टॉप सॉइल इज फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन ओ एंड ए. टॉप सॉइल इज फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन ओ एंड ए. टॉप सॉइल इज फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन ओ एंड ए, बट subsoil is formed by
हॉरिजॉन ओ एंड ए, जो इंग्लिश नहीं लिख पा रहे मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, अभी लिख सकते हैं। टॉप सॉयल इज फॉर्म बाई हॉरिजॉन ओ एंड ए, बट सब सॉयल इज फॉर्म बाई बी सी आर। सब सॉयल इज फॉर्म बाई बी सी आर। हिंदी में लिखेंगे ऊपरी मृदा का निर्माण हॉरिजॉन ओ तथा ए के द्वारा होता है, जबकि निचली मृदा बी सी आर हॉरिजॉन से निर्मित होती है। जबकि निचली मृदा बी सी आर हॉरिजॉन से निर्मित होती है। शिवम, बी सी आर हॉरिजॉन से निर्मित होती